गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने मुद्रा और साख चैप्टर स्टार्ट किया था। आज इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। बैंक जनता से जो भी धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका एक छोटा सा भाग जो है वो अपने पास नकद रूप में रखते हैं। ठीक है, जब भी आप बैंकों में जमा करने जाते हैं तो क्या होता है, जो जमा धन होता है उसका कुछ प्रतिशत जो है, कुछ परसेंट जो है वो बैंक अपने पास रखती है। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% भाग नकद के रूप में अपने पास रखता है। किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। ठीक है, जितना भी धन होता है, कभी कभी क्या होता है, लोग आते हैं, जितना उन्होंने धन जमा किया होता है तो वो उनको वापस चाहिए होता है। जब वो निकालने के लिए चाहते हैं तो इस पर्पज़ से जो बैंक है वो क्या करती है, वो पैसा जो है वो कुछ प्रतिशत जो है वो अपने पास रखती है और बाकी जो पैसा होता है वो फ्लो में चलता रहता है कि उन्होंने किसी और बैंक को दे दिया, फिर उससे किसी और बैंक ने ले लिया। इस तरीके से जो है वो बैंकों में लेन देन चलता रहता है आपस में। चूँकि किसी एक विशेष दिन में सिर्फ कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसीलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 10 लोगों ने जमा किया तो 10 के 10 लोग एक साथ निकालने के लिए चले आए। 10 लोगों ने अगर एक दिन में जमा किया तो अगर वो निकालने के लिए भी आएंगे तो उसमें से केवल 5 या 4 लोग ही उस जमा राशि को निकालने के लिए बैंक जाते हैं। तो इसीलिए कुछ प्रतिशत ही जो बैंक अपने पास रखता है वही बैंक के लिए काफ़ी होता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े हिस्से को ऋण देने के लिए प्रयोग करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की काफ़ी मांग रहती है। जैसे जो व्यापारी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको हमेशा ऋण की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो वो लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन वगैरह जो होता है वो लेते रहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या, जो बैंक होता है वो बैंक उनको लोन देता है, तो वो प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। बैंक जो है वो जमा राशि को का लोगों की ऋण ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग करती है और इस प्रकार बैंक जिसके पास अतिरिक्त राशि है एवं जिन्हें राशि की आवश्यकता है के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। ठीक है, बैंक जमा पर जो ब्याज देती है और उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों के लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। साख की दो विभिन्न विधियाँ। नेक्स्ट हमारा क्या है, साख की दो विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी हैं? एक है त्योहार का मौसम और एक है स्वप्ना की समस्या। हमारी दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियाँ होती हैं, हम उसमें बहुत सारा लेन देन करते हैं, जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता ही रहता है। ऋण से हमारा मतलब है कि एक ऐसी सहमति जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध कराता है और उसके बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। इसको हम बोलते हैं ऋण। जैसे पहला आता है इसमें त्योहार का मौसम। अब 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 300 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक जूता निर्माता सलीम जो है उसका उदाहरण लिया है। शहर के बड़े व्यापारी से उसके पास 300 जोड़ी जूते जो होते हैं वो सिलने की डिमांड आती है और उसे वो काम जो है वो पूरा 1 महीने में करना होता है। सलीम को जूते सिलने के लिए और चिपकाने के लिए अतिरिक्त मज़दूरों की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम जो है वो 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज लेता है और महीना ख़त्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। ठीक है, इस तरीके से 2 कंडीशंस में जो जूता निर्माता है वो पैसे ले सकता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है। उसे अच्छा खासा लाभ जो है वो भी होता है और वह उधार लिए धन की जो अदायगी है वो भी समय पर कर देता है। तो सलीम के उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को ऋण के द्वारा पूरा करता है।
ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील व्ययों और उत्पादन को समय पर पूरा करने में सहायता करता है और वह अपनी आय बढ़ाता है। इस प्रकार देखा जाए तो ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करता है। इसी में आगे है स्वप्ना की समस्या। यहाँ एक छोटी किसान स्वप्ना जो है उसके बारे में बात करेंगे। वह अपनी 3 एकड़ ज़मीन पर मूंगफली उगाती है और वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ भी छिड़कती है, लेकिन उसके बावजूद उसका ज़्यादा फर्क उसकी फसल पर नहीं पड़ता है। वह साहूकार का कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज पूरा वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है। उस कर्ज को चुकाने के लिए उसे अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा जो है वो क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। और ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में साग की जो मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने और फसलों की बिक्री होने के लिए बीच कम से कम 3-4 महीने का सामान्यतः अंतराल होता है। साधारणतः किसान ऋण के प्रारंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद उसे बेचकर वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर करती है। ठीक है, जो उधार होता है कि किस व्यक्ति ने कितना उधार लिया है, उसकी जो अदायगी यानी कि उसको वापस करने की का जो आधार है वो किस पर निर्भर करता है, फसल के उत्पादन पर। कि फसल का उत्पादन जितना अच्छा होगा उसको बेचने के बाद उसे पैसा उतना ही अधिक मिलेगा और वो अदायगी जो है वो भी उतनी ज़्यादा हो सकेगी। स्वप्ना की ज़मीन जो थी यानी कि जो फसल जो थी वो बर्बाद हो गई, जिसके कारण उसको अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा जो है वो कर्ज चुकाने के लिए बेचना पड़ता है। और ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। उसके बाद है स्टूडेंट्स ऋण की शर्तें, कि ऋण जो है वो किन शर्तों पर दिया जाता है। प्रत्येक ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है कि जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ लौटाता है। इसके अतिरिक्त उधारदाता कोई समर्थक ऋण आधार की मांग कर सकता है। जैसे आप किसी से अगर ऋण लेने जाते हैं, उधार लेने चाहते हैं, तो वो आपसे कहता है कि भैया पहले कुछ रख दो, कि मतलब कोई भी वस्तु है, कोई भी कागज़ है, किसी भी तरीके का, कि उसको ये संतुष्टि रहे कि हाँ कल को आप पैसे लौटाने वापस आएंगे, कि उसका जो दिया गया ऋण है वो फिजूल नहीं जाएगा। तो समर्थक ऋण आधार का प्रयोग उधारदाता को गारंटी के रूप में लेता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो पाता। अगर कर्जदार उधार नहीं लौटा पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋण आधार बेचने का अधिकार होता है। ठीक है, जो भी संपत्ति या कागज़ जो भी उसने वहाँ पर जमा किए होते हैं, जो आधार दिया होता है ऋण का, वो उधारदाता जो है वो उसको बेचने के लिए, अपना जो ऋण है वो लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र रहता है। कर्ज लेने के लिए समर्थक ऋण आधारों का उपयोग किया जाता है। उनमें ज़मीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि प्रमुख हैं। तो स्टूडेंट्स ये था बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ, साख की 2 विभिन्न स्थितियाँ और ऋण की शर्तें। तो आज के लिए इस वीडियो में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आपको होमवर्क में क्वेश्चन का आंसर लिखना है। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋण आधार की मांग क्यों करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।